हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। दोस्तों, अब तक हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें कई सारी चीज़ों को देखे थे। आज जो हमारा क्लास है, जो हमारा लेक्चर है, वो मुख्य रूप से तटीय मैदान और आइलैंड के बारे में है, द्वीप समूह के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में जो तटीय मैदान है वो मुख्य रूप से दो भागों में उसे विभाजित करते हैं। एक पश्चिम तटीय मैदान, ये रहा, और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे ये पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान से ही रिलेटेड होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पश्चिम तटीय मैदान। तो पश्चिम तटीय जो मैदान है उसका विस्तार कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कन्याकुमारी यहीं पर जो मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे केप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा अगर स्टेट दे तो केरल, ये भी हो सकता है गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है। गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है। गुजरात का पार्टिकुलर बात की जाए तो कच्छ का मैदान, कच्छ का मैदान, और केरल में कन्याकुमारी या इसी में है केप कमोरिन। केप कमोरिन, तो ये पूरा विस्तृत है। इस पूरे पश्चिम तटीय मैदान को हम लोग 4 भागों में विभाजित करते हैं। गुजरात के कच्छ के मैदान से लेकर ये रहा पूरा दमन तक, यहां दमन है। इस पूरे तटीय मैदान को हम लोग गुजरात प्लेन या सौराष्ट्र का मैदान या फिर काठियावाड़ का मैदान या तट कहते हैं। तो इसे सौराष्ट्र तट या मैदान भी लिखा हुआ रहेगा, सौराष्ट्र या काठियावाड़ या गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो दमन द्वीप से लेकर ये रहा गोवा, दमन द्वीप से लेकर गोवा तक का जो तटीय मैदान है उसे हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इस तट में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपका महाराष्ट्र और गोवा दोनों इंक्लूड आता है। महाराष्ट्र एंड गोवा को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। तीसरा जो है गोवा से लेकर ये रहा मंगलोर तक जो तट है उसे हम लोग कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। कन्नड़ तट। ठीक है। तो ये जो कन्नड़ तट है आपका गोवा से लेके मंगलोर तक विस्तृत है। ठीक है। ये जो तट है इसके अंतर्गत अगर आप बात की जाए तो कर्नाटक मुख्य रूप से है। स्टेट में अगर बात की जाए तो कर्नाटक स्टेट है। इसके अलावा इस तट की एक और विशेषता है कि ये तट जो पश्चिम तटीय मैदान जितने भी चारों हैं उसमें सबसे ज्यादा ये संकीर्ण है। ठीक है। नैरोएस्ट कहते हैं इसको, नैरोएस्ट या संकीर्ण, सर्वाधिक संकीर्ण तट है। संकीर्ण तट। और जबकि इसके बाद हम देखते हैं कि मंगलोर से लेकर जो केरल तक विस्तृत है, केरल कन्याकुमारी तक, इस तट को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। मालाबार तट। और इसमें स्टेट अगर बात की जाए तो ये इसमें केरल आएगा। मालाबार तट कहाँ विस्तृत है? तो केरल। हो सके आपसे मिलान के लिए दे दे, जैसे एक तरफ दे देगा तट और दूसरी तरफ राज्य, तो इस चीज को भी ध्यान में लेकर चलें। गुजरात या कच्छ का या काठियावाड़ या सौराष्ट्र कुछ भी दे दे तो सौराष्ट्र तट कहाँ होगा? गुजरात में। फिर उसके बाद कोंकण तट, तो कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में, कन्नड़ तट कर्नाटक में, और मालाबार तट केरल में। या फिर आपको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में पूछ दे कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सही तटों का क्रम कौन सा है, उसके बाद आपको 4 ये दे देंगे। तो आप आराम से कर ले जाइएगा इन चीजों को अगर पता हो तो। अब इस पूरे तट की बात की जाए तो एक चीज और रखिएगा ध्यान
कि जो मालाबार तट है, मालाबार तट पर कई सारे लैगून झील मिलते हैं। लैगून झील, इन झील को यहाँ स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। कयाल, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कयाल की अधिकता निम्न में से किस पश्चिमी तट पर देखने को मिलती है। कयाल कहाँ होगा? तो मालाबार तट के पास। ठीक है, तो ये रहा कुछ पॉइंट। अब इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा तट है, पश्चिमी तट, वो पूर्वी तट के तुलनात्मक में यह काफी संकरा है। इसकी जो अधिकतम चौड़ाई है वह 50 से 80 किलोमीटर के आसपास है। 50 से 80 किलोमीटर के आसपास है। इसमें सर्वाधिक 80 किलोमीटर जो है वह यही नर्मदा और ताप्ती के पास मिलती है ना। तो नर्मदा और ताप्ती के मुहाने के पास इसकी सर्वाधिक चौड़ाई जो 80 किलोमीटर है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये रहा आपका पश्चिमी तट से बारे में। एक और चीज है कि पश्चिमी तट जो है, हम लोग जानते हैं कि जब प्लेट विवर्तनिकी के तहत जब प्लेटें अलग हो रही थी, उसी प्रकार भारत का पश्चिमी तट है वो अफ्रीका से अलग हुआ था। तो अफ्रीका से अलग होने के दौरान यहाँ पर कई सारे भाग जो हैं कटे छटे मिले। तो ये कटे छटे होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाहों की अधिकता देखने को मिलती है। तो पूर्वी तट के तुलनात्मक में पश्चिमी तट में प्राकृतिक बंदरगाहों की अधिकता पाई जाती है। तो ये रहा पश्चिमी तट। अब पूर्वी तट के बारे में आते हैं। तो पूर्वी तट जो है वो यहाँ है आपका गंगा का मैदान, गंगा का डेल्टा, और गंगा के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूरा का पूरा पूर्वी तट मिलता है। देखिए, इस पूर्वी तट को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित करते हैं। गंगा डेल्टा से लेकर यहाँ है कृष्णा डेल्टा तक, है ना। ये मैप थोड़ा पुराना हो अपने तरीके से है, इस चीज को ध्यान दीजिए। कृष्णा डेल्टा तक, तो ये पूरा का पूरा जो कृष्णा डेल्टा तक पाया जाता है, इसे हम लोग उत्कल तट या इसे ही उत्तरी सरकार तट कहते हैं। हो सके लिखा हुआ होगा, देखिए, हाँ, कृष्णा डेल्टा तक जो है कलिंग तट या इसी को उत्कल तट भी कहते हैं। उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से देखिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आता है। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश का मैदान आता है। चूंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ही है, तो उन दोनों में पाए जाने वाले प्रमुख लैगून झील, उड़ीसा का चिल्का झील और आंध्र प्रदेश का पुलिकट झील यही अवस्थित है। ठीक है, कुछ किताबों में क्या किया गया है कि ये उत्तरी सरकार तट को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। उत्तर की ओर उत्कल तट कहा गया है और जबकि दक्षिण की ओर आंध्रा तट या फिर उड़ीसा तट और आंध्रा तट के रूप में भी विभाजित किया गया। तो ये भी गलत नहीं है। देखिए, विभाजन का तरीका कोई ऐसा नहीं कि आधारित है, आप जिस सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो उत्तरी सरकार तट को भी हम लोग दो भागों में बांट के देख सकते हैं, उत्कल तट और साथ साथ आंध्र तट के रूप में। तो ये भी ठीक है। इसके अलावा कृष्णा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है, उसे हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट के नाम से है। अगर तुलनात्मक दोनों से देखा जाए तो कोरोमंडल तट जो है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से तमिलनाडु जो स्टेट है वो देखने को मिलता है, वो पाया जाता है। ठीक है, यहीं पर खासतौर पर देखेंगे कि तमिलनाडु तट या कोरोमंडल तट इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ लगभग अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, अगर तुलनात्मक की जाए पश्चिमी तट से, तो पश्चिमी तट के अपेक्षा यह जो पूर्वी तट है वह अत्यधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। एक तो ये अधिक चौड़ा है, दूसरा यहाँ प्राकृतिक बंदरगाहों की अधिकता नहीं पाई जाती है क्योंकि पश्चिमी तट कटा फटा है, लेकिन पूर्वी तट क्या है वो ज्यादातर प्लेन। कारण क्या है? नदियों के यहाँ पर निक्षेप, नदियां जो बहती है हम लोग जानते हैं पश्चिमी घाट से बहने वाली सभी नदियां पूर्वी तट के पतझड़ निक्षेप करती है ना। तो ये मैदान जो है अधिक
आपका वाइड है, काफी चौड़ा है, और यहाँ पर जो है वह जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यह तट है वो यहाँ पर काफी ज्यादा सेडिमेंट मिलेगा, स्वाभाविक है। इसके अलावा काफी फर्टाइल होता है यहाँ पर, वो काफी उर्वरक है। उत्पादन की दृष्टि से पश्चिमी घाटों की तुलना में पूर्वी घाट बेहतर है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा कटा फटा प्राकृतिक बंदरगाह जो लिखा हुआ है, ये चीजें। अब हम बात करते हैं आइलैंड के बारे में। हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी तट पूर्वी तट के बाद हम लोग जो चर्चा किए थे आइलैंड के बारे में, वो चीजें। आइलैंड के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत में जो आइलैंड है अप्रॉक्स 1300 प्लस भारत में जो है, भारत में 1300 प्लस आइलैंड। इसमें सबसे अधिक जो आइलैंड है वो आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सबसे अधिक बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा है अरब सागर में, अरब सागर में है। इसके अलावा जो तीसरा बात किया जाए तो जो आइलैंड यहाँ पर पाया जाता है वो नदी द्वारा भी निर्मित होता है। तो भारत में नदी द्वारा भी आइलैंड का निर्माण होता है, नदी द्वारा कई सारे बनाए जाते हैं। इसके अलावा चौथा जो है वह झील द्वारा भी है ना, झील द्वारा भी कई सारे आइलैंड का निर्माण होता है। विलिंगटन आइलैंड जानते हैं, विलिंगटन द्वीप जो खासतौर पर बेम्बानाथ झील में बना हुआ है, तो ये झील के भी कई उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं इस पर सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहां पर क्या क्या आइलैंड वगैरह है। तो ये रहा, देखिए आइलैंड के बारे में। अंडमान निकोबार हम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप है, द्वीप समूह है, वह स्थित कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में। इसका निर्माण कैसे हुआ था? तो निमज्जन द्वारा। खासतौर पर देखते हैं कि ये जो इसका निर्माण हुआ था, एक्चुअली जब इंडियन प्लेट और बर्मी प्लेट आपस में टकराए थे, या कह सकते हैं कि पूरा का पूरा यूरेशियाई प्लेट से जब इंडियन प्लेट टकराया था, तो उसके बाद कई सारे हलचल मचे थे। तो इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। फिर हिमालय का ही एक पार्ट के रूप में अराकान योमा का विस्तार हुआ था। अराकान योमा जो वर्तमान म्यांमार में है, वर्मा में, म्यांमार में। फिर उसके बाद यहाँ पर निमज्जन, मतलब ये जो है, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो पार्ट है वो समुद्र के अंदर है, फिर यहाँ पर इस प्रकार निकल गया। तो ये जो पार्ट छोटे छोटे टुकड़े में बटे हैं, यही है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। तो अब ये अगर क्वेश्चन दे कि अंडमान निकोबार अराकान योमा का ही विस्तार है, तो बिल्कुल सही है, ये अराकान योमा का ही पार्ट है जो आगे बढ़कर बीच का भाग समुद्र में धंस गया और फिर कुछ कुछ छोटे छोटे द्वीप के रूप में उभरे, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है, अराकान योमा का विस्तार के रूप में, तो आप सही करें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जिसे अराकान योमा का जो पार्ट है, तो यहाँ पर एक आइलैंड है, वो है कोको, कोको द्वीप। ये कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। हालांकि ये विवादित है, कोई नहीं, लेकिन अभी यह म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, म्यांमार क्षेत्र के अंदर आता है। ये देखिए फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे उत्तरी जो द्वीप है, यहाँ पर ये है आपका लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, लैंडफॉल द्वीप जो सबसे उत्तरी है, लैंडफॉल द्वीप। ये कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच जो विभाजक है वह है कोको चैनल। यहीं से एक कोको वाटरवेज
जो जलमार्ग है वो क्रॉस होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि अब यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। एक कि कोको चैनल जो है किन दो को बीच से गुजरता है, तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप, या लैंडफॉल गायब कर दे, अंडमान भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, अंडमान निकोबार के बीच, या फिर म्यांमार और इंडिया के बीच, ये भी दे सकता है क्वेश्चन। तो गलत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो अंडमान निकोबार है वो तो इंडिया का पार्ट है और कोको है म्यांमार का। तो प्रश्न आप कुछ भी बने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कोको है ये रहा। फिर उत्तर में सबसे ज्यादा जो ये है उत्तरी अंडमान, यहाँ है मध्य अंडमान, फिर ये है साउथ अंडमान, फिर यहाँ है लिटिल अंडमान। तो अंडमान के अंतर्गत मोटे तौर पर जो पूरे का पूरा जो द्वीप है उसे हम 4 भागों में बांट कर देखेंगे। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इसी प्रकार निकोबार को अगर बात करें तो निकोबार में देखिएगा सबसे उत्तर में है आपका कार निकोबार, फिर ये है आपका लिटिल निकोबार, और सबसे नीचे में है ग्रेट निकोबार। तो इसमें भी 3, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये मोटे तौर पर हम लोग 7 आइलैंड के बारे में देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। उत्तरी अंडमान की बात करें तो उत्तरी अंडमान में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहीं पर आपका सैंडल पीक है। सैंडल पीक पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है ना। तो ये आपका लगभग 732 मीटर के आसपास में है, 732 मीटर ये सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक की। ठीक है, सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, इसके बाद करते हैं मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान की 3 बड़ी विशेषताओं को ध्यान में रखिएगा। पहला इसमें है कि यह जो मध्य अंडमान है वह पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, सभी पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप। तो स्वाभाविक है कि जब पूरे भारत की बात की जा रही है तो यहाँ पूरा अंडमान निकोबार का तो स्वाभाविक है कि होना ही होना है। तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन होगा, तो ये होगा मिडिल अंडमान। इस मिडिल अंडमान में ही सेलुलर जेल है। ठीक है, यहीं पर, और यहीं पर सजाए काला पानी जो दी जाती थी, है ना, सजाए काला पानी। तो कभी कभी ये भी देता है कि सजाए काला पानी या काला पानी जेल कहाँ स्थित है, तो मिडिल अंडमान में स्थित है। थर्ड देखिए साउथ अंडमान, दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान पे ही पोर्ट ब्लेयर स्थित है जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, साउथ अंडमान के इर्द गिर्द भी कई सारे आइलैंड पाटने को देखने को मिलते हैं। जैसे देखिएगा यहीं पर है हैवलॉक द्वीप, ये रहा हैवलॉक द्वीप का ही नाम आज स्वराज द्वीप रखा गया है, जो वर्तमान में चेंज किया गया है स्वराज द्वीप। फिर यहाँ पर देखिएगा यही है नीस द्वीप, है ना, और इसी नीस द्वीप का नाम दिया गया है शहीद द्वीप। स्वराज द्वीप है, हैवलॉक द्वीप का नाम, नीस द्वीप का नाम रखा गया है शहीद द्वीप। और यहां देखिए रॉस द्वीप है, ये रहा छोटा सा रॉस द्वीप, और इसी रॉस द्वीप का नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड द्वीप। तो रॉस द्वीप का नाम वर्तमान में चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए कि ये जो एक अलग द्वीप है जो मिडिल अंडमान के पूर्व में स्थित है, यहाँ पर है बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप। हम लोग जानते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर ही स्थित है। फिर इसके अलावा देखिए यहाँ पर है आपका, ठीक है, खासतौर पे साउथ अंडमान के पास में यहाँ पर है आपका एक नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम जो सुसुप्त ज्वालामुखी यहाँ पर, सॉरी यहाँ ठीक है, ये रहा नारकोंडम द्वीप उत्तर में, और यही नारकोंडम द्वीप एक सशक्त ज्वालामुखी, सुसुप्त या कह सकते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के रूप में पाया जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप पर ही स्थित है। तो याद रखिएगा नारकोंडम उत्तर में है और
बैरन द्वीप दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा लिटिल अंडमान जो सबसे लास्ट में पाया जाता है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच से ही एक पास गुजरती है जिसका नाम है डक्कन पास, या डंकन भी कहीं कहीं देता है, डंकन पास, जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच से होकर गुजरती है। अंडमान में सबसे नीचे है लिटिल अंडमान, और हम लोग जानते हैं कि एक ओंग जनजाति जो बहुत बड़ी चर्चा में रहा चुनाव के दौरान 2024 में, ओंग जनजाति, इस जनजाति का जो निवास स्थल है ये यहीं पर है, निवास स्थल लिटिल अंडमान के बीच में। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल देखने को या पाई जाती है, या इसको ये भी कह सकता है कि पूरा का पूरा अंडमान और निकोबार के बीच, अंडमान और निकोबार को विभाजित करने वाला चैनल कौन सा है, तो 10 डिग्री चैनल। तो या तो अंडमान निकोबार दे या फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार बीच में दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 10 डिग्री चैनल जाती है। कार निकोबार सबसे उत्तरी निकोबार का आइलैंड है। इसके बाद आता है लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ठीक है। लिटिल निकोबार के बाद जो खासतौर पर देखिएगा, ये ग्रेट निकोबार जो पाई जाती है, इन दोनों के बीच सोमबेरेरो चैनल गुजरता है। सोमबेरेरो पास भी कहता है, जलमार्ग वाटरवे भी कहलाता है। सोमबेरेरो जो है वो आपका लिटिल और ग्रेट के बीच में देखने को पाया जाता है। सबसे नीचे है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, वो आपको ग्रेट आइलैंड पर ही देखने को मिलता है। सबसे नीचे ग्रेट निकोबार आइलैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये पाई जाती है, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट और सबसे नीचे फिर आते हैं इंडोनेशिया है, इन दोनों का विभाजक जो है वो ग्रेट चैनल है। ग्रेट चैनल पिग्मेलियन पॉइंट या फिर अंडमान निकोबार को या भारत को इंडोनेशिया से अलग करते हैं। तो ये रहा अंडमान निकोबार से संबंधित कई सारे पॉइंट जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह की बात। तो लक्षद्वीप समूह जो है, हम लोग जानते हैं कि यह अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। यह जो है मुख्य रूप से कोरल द्वीप है, ठीक है। इसका जो निर्माण किया गया है वह कोरल द्वारा किया गया है। इसके अलावा ये पूरा जो आइलैंड है उसमें मोटे तौर पर लगभग 36 आइलैंड हैं, 36 आइलैंड यहाँ पर स्थित है, द्वीप इसमें स्थित है। ये 36 जो द्वीप निर्माण किया गया उसके अंदर भी कई सारे छोटे छोटे द्वीप को मिलाकर एक द्वीप समूह बनाया, फिर एक द्वीप समूह को कई सारे द्वीप समूह को मिलाकर एक बड़ा द्वीप या फिर लक्षद्वीप का निर्माण किया गया है। तो अब प्रश्न बनता है यहाँ पर कि सबसे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है अमीनी द्वीप समूह है, ठीक, जो लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कई सारे द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप समूह है अमीनी द्वीप है, ठीक है। इसके अलावा एक यहीं पर द्वीप है आपका करिबाती, करिबाती जो लक्षद्वीप की राजधानी है, कैपिटल है करिबाती। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा लक्षद्वीप है उसके नीचे पाया जाता है मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल गुजरती है या 9 डिग्री चैनल पाई जाती है। तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय का विभाजन करता है। फिर मिनिकॉय और इसके नीचे पड़ता है आपका मालदीव। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका मिनिकॉय और मालदीव को विभाजित करती है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको आइलैंड और पश्चिमी घाट या कह सकते हैं पूरा तटीय मैदान के संबंध में है। तो इससे कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप इसको देखें और इसको थोड़ा सा अगर इस पर फोकस करें तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वो आप कर ले जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और कई सारे वीडियो लेकर हम जल्दी आ रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन सेशन भी लेकर आ रहे हैं जल्दी ही। तो देखते रहिए और मुझे अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।